नमस्कार। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात कर लिया था, अभी तक 2 वीडियोस हम लोगों ने देखी और पहले एक वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक दशा पढ़ लिया था उस समय का, समझ लिया था जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आए, कैसे पानीपत का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के कारण क्या बने। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि औद्योगिकरण हुआ यूरोप में और यूरोप के औद्योगिकरण का जो प्रभाव भारत पर पड़ा, भारत के उद्योगों पर पड़ा, उनको भी हम लोगों ने दूसरे वीडियो में समझा। कल के लास्ट वीडियो के लेक्चर में ही हम लोगों ने बात की थी कि आज थोड़ी सी चर्चा हम लोग कांग्रेस के बारे में करेंगे, उसके सेशंस के बारे में करेंगे। आप सब लोग को याद होगा कि कांग्रेस की स्थापना हो ही चुकी थी 1885 में। मैं शुरुआत करता हूं यहीं से, आज की कहानी यहीं से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज जहां तक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस में, सूरत स्प्लिट 1907 का अधिवेशन, तो हम लोग यहां तक की कुछ बातें आपसे करेंगे। तो चलिए, 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति ने ब्रिटेन वालों को भारत में बहुत डरा दिया था। इस कदर वो डर गए थे कि वो दोबारा ऐसा नहीं चाह रहे थे कि कभी भी भारत में 1857 जैसी क्रांति हो। अब उन्हें उसके लिए व्यवस्थाएं करनी थी, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी थी जिससे कि वो पहले से जानकारी प्राप्त कर लेते। तो ये कांग्रेस की स्थापना, नाम नहीं लेकिन एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की जो नींव थी, वो लेटर 1970 के आखिरी और कहा जाए तो 1980 के शुरुआत में, मतलब ये 70 से 80 के बीच में ये ग्राउंड तो बन ही चुका था कि कोई ना कोई एक पार्टी राजनीतिक ऑल इंडिया लेवल पे हमें स्थापित करनी है, जिसके माध्यम से हम वहां के लोगों की विचारधारा को जान पाए। और यही आगे चल के 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति थे वो फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे ब्रिटेन के, सर ए.ओ. ह्यूम। सर ए.ओ. ह्यूम ने जितने भी भारत में इंटेलेक्चुअल आदमी थे, जो बुद्धिमान, उनके हिसाब से राजनीतिक ज्ञान रखने वाले जितने भी एक वर्ग था, कुली जो विद्वानों का वर्ग था, उनसे बातचीत करके एक पार्टी कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो कांग्रेस की स्थापना में प्रतिवर्ष लगभग वही नवंबर या दिसंबर में एक सेशन होता था, बैठक होती थी और उस बैठक में जितने भी प्रतिनिधि हुआ करते थे वो बैठते थे और वो इस बात पे चर्चा करते थे कि हम किस तरीके से क्या कार्य आगे करेंगे और किस तरीके से विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे, ये सारी चर्चाएं हुआ करती थी। तो जो कांग्रेस का पहला बैठक हुआ, पहला जो सत्र हुआ, वो कई बार आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो ये जो पहला वाला बैठक था ये बॉम्बे में हुआ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, उसमें पहला सत्र हुआ और जिसके अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मतलब वोमेश चंद्र बनर्जी। तो वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में पहला सेशन कंप्लीट हुआ। इसका मतलब है कि अब इसी प्रकार से लगभग हर एक साल नवंबर से दिसंबर में कांग्रेस की बैठकें हो रही होंगी और प्रत्येक बैठक के माध्यम से जो भी तकलीफें होंगी, अभी हम लोग जो विरोध करते थे वो कैसे करते थे, डायरेक्ट करते थे, ऑफिशियल से करते थे, उनके पदाधिकारी से करते थे। अब क्या है, हमारे पास एक राजनीतिक पार्टी है और वो भी बनाई किसने है, अंग्रेजों ने बना रखी है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मजबूती हो जाती है। हर साल इस तरह के सेशंस चलते रहते हैं। ये जो कांग्रेस में व्यक्ति जुड़े हैं, इस पूरे कांग्रेस के व्यक्तियों के जुड़ाव को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो जिसे आप मॉडरेट फेज कहते हैं। मॉडरेट फेज का मतलब है कि उदारवादी फेज, या इसको आप नरम दल का फेज भी कह सकते हैं, और एक एक्सट्रीमिस्ट का फेज, मतलब गरम दल वालों का फेज। ये जो 1905 तक की कहानी चलती है, 1885 से लेकर 1905 तक, इसको मॉडरेट फेज कहा गया, उदारवादियों का समयकाल कहा गया। उदारवादी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि मतलब वो उदार दिखते थे, वो क्या कहते हैं, हमेशा हंसते रहते थे, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। उदारवादी और मतलब नरम दल और गरम दल के कुछ डिफरेंसेस जो थे वो थॉट प्रोसेस के थे। ये जो मैं 1905 तक के व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के सदस्य बने, तो कांग्रेस की बैठक हर साल होती थी और नए नए प्रतिनिधि जुड़ते चले जाते थे। जो पहली बैठक हुई थी ना, उसमें 72 डेलीगेट्स, मतलब 72 मेंबर्स हुए थे शामिल। हर बार बैठकों में लोग बढ़ते जाएंगे और इस तरीके से कार्य चल रहा होगा। ये जो नरम दल के व्यक्ति हैं ना, नरम दल के व्यक्ति
ट्रिपल पी पे विश्वास करते थे। ट्रिपल पी का मतलब है कि जब इन्हें कोई चीज चाहिए होती थी अंग्रेजों से तो ये प्रे करते थे। प्रे का मतलब रिक्वेस्ट करते थे कि भाई साहब दे दीजिए, ये आवश्यकता है। जब अंग्रेज इनकी बात को इनकार करते थे या इग्नोर कर दिया करते थे तो ये प्रे के बाद दूसरे पी का इस्तेमाल करते थे और उसको बोलते थे पेटिशन देते थे, मतलब याचिका देते थे। ये जाकर के रिट दायर करते थे, ऑफिशियल्स को पत्र लिखते थे ना, ये सब कहानी किया करते थे। और जब इनकी दोनों पी नहीं मानी जाती थी तो ये तीसरे पी पे आते थे और उसे प्रोटेस्ट कहा गया। तो प्रे, पेटिशन और प्रोटेस्ट की विचारधारा इनकी थी। इनका ये मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो खराब नहीं है, वो धीरे धीरे हमारे साथ न्याय करना चाहते हैं और धीरे धीरे ही सही वो हमें हमारा देश दे देंगे, हमारे संवैधानिक सुधार हमको दे देंगे। मतलब ये एक लिमिट में, नियम कानून के दायरे में रह करके उसी तरीके से अपने अधिकार को पाना चाहते थे। ये जो लोग हैं, मतलब जो नरम दल वाले हैं, ये पूर्ण स्वराज की कोई मांग नहीं करते थे। इनके मन में था कि जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश की कॉलोनी है और उनके पास अपना शासन करने का अधिकार है, मतलब हायर पोजीशन पे ब्रिटेन वाले बैठे हैं, लोअर पोजीशन में हम लोग को राइट होना चाहिए। तो ऐसे स्वशासन की बात करते थे और संवैधानिक सुधारों की बात करते थे कि ये गड़बड़ है, इसको आप सुधारिए। ऐसी बातें करने वालों को हम लोगों ने नरम दल की श्रेणी में रखा। जबकि जब 1905 तक का फेज आ जाएगा, आपको मैंने कल बताया था कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और बंगाल के विभाजन के पश्चात ही स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है लोग विरोध करने लगते हैं। बंगाल में यह विरोध बहुत तेजी से चल रहा था और स्वदेशी मूवमेंट की लहर बहुत तेजी से बंगाल में चल रही थी, जिससे कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग परेशान हो रहे थे। इसी कारण से तो पार्टीशन भी किया था। अब जब ये फेज, मतलब 1885 से 1905 आप देख रहे हैं, 85, 10, 95, 10, 5, मतलब 20 साल का ये ड्यूरेशन है और 20 इयर्स में उन्होंने और कोई चीज संज्ञान में नहीं ली। इन्होंने कितने सारे बातें रखी लेकिन उन्हें माना नहीं गया। इवन कांग्रेस के प्रति जो रवैया था अंग्रेज अधिकारियों का ना, वो भी बेहतर नहीं था। लोग कांग्रेस को उतनी वरीयता नहीं देते थे कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। कुछ कुछ तो लोग ऐसे थे जो इसको मान्यता ही नहीं देते थे कि कांग्रेस भी कोई प्रतिनिधित्व करती है किसी समूह का। अब जब ये बातें भारत के ही कुछ अन्य लोगों को लगी कि यार ये गलत हो रहा है, इतने दिन से हम लोग पे पिटीशन और प्रोटेस्ट पे बात कर रहे हैं लेकिन ये हमारी बात मानते नहीं है, तो इनको इनकी तरह से जवाब देना चाहिए। इनको इनकी तरह से जवाब देने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपने अधिकार को छीन लें। अगर जिस प्रकार से ये लोग हम पे क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वैसे ही हम भी अपने अधिकार को छीन लें। यही जब विचारधारा के लोग, मतलब मैं बात कर रहा था अभी तक जो मॉडरेट लोग थे, जो नरम दल के लोग थे, जिसमें आपके बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे जिनकी विचारधारा पी पे चलती थी। जबकि अब जो नए लोग जुड़े हैं, जैसे अरविंदो घोष लोग जुड़े, लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, ये लोग जो जुड़े हैं, इनके विचार में ये था कि टिट फॉर टैट, मतलब अगर आप गलत कर रहे हैं तो अपने अधिकार के लिए हम भी थोड़ा बहुत गलत कर सकते हैं। क्योंकि इनको ये मान्यता थी कि इतने दिन से आप इतनी सारी बातें मान रहे हैं, आपको कुछ चीज दिया तो नहीं गया, इसका मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आपका मेथड उतना अच्छा नहीं है जिसके माध्यम से ये बात को मानेंगे। ये एक आइडियोलॉजी कांग्रेस के मेंबर्स में आ रही थी, स्पष्ट नहीं थी अभी बस एक क्लास था जो क्लास क्या कहते हैं ब्रिटिश को एकदम नेग्लेक्ट करता था कि ये लोग गलत हैं। और ये गरम दल वाले जो लोग थे, इनका मानना था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया। तो ये थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर अंदर ही थे, लेकिन पूर्णतः बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस में जो बाहुल्यता थी, जो ज्यादा लोग थे वो नरम दल वाले थे, उनकी अधिकता थी, तो उन्हीं का डोमिनेंस भी चलता था। अगर मान लीजिए गरम दल वालों को लगता है कि मेरा एक प्रेसिडेंट बन जाए, कांग्रेस के जो सेशंस होते थे उसमें अगर गरम दल का प्रेसिडेंट बन जाए, मतलब लोग प्राथमिकता देते थे कि बाल गंगाधर तिलक जी अगर प्रेसिडेंट बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, तब हम अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रख पाए। इसका प्रयास चालू हुआ। इसका प्रयास तो वैसे धीरे धीरे चल ही रहा था, लेकिन 1905 से थोड़ा जोर पकड़ लेता है जब बंगाल का विभाजन होता है और 1905 का बनारस अधिवेशन हो रहा होता है। 1905 के बनारस के अधिवेशन में ये लोग जो गरम दल की विचारधारा वाले लोग थे, ये अपनी बात रखते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन जो नरम दल के लोग थे, उन्होंने एक नया चेहरा
और वो गोपाल कृष्ण गोखले जी का, जो राजनीतिक गुरु भी रहे हैं महात्मा गांधी के, तो उनको प्रायोजित कर देती है कि हमारे इस अधिवेशन के अध्यक्ष हमारी तरफ से ये रहेंगे। अब गोपाल कृष्ण गोखले जैसे सम्मानित व्यक्ति का अध्यक्षता के पद पर चुनाव हो जाना, तो इसका विरोध गरम दल का कोई भी युवा नहीं कर सका। और ठीक है, स्वीकृति हो गई कि चलिए इस बार सही, इस बार तो आपका अध्यक्ष हो जा रहा है, 1906 वाले सेशन में हम बात नहीं मानेंगे। और ये बात एकदम मन में बैठा ली गई थी कि अगर 5 में हमारी बात नहीं मानी गई है तो हम 6 में आपकी बात नहीं मानेंगे। चलिए 1906 आ गया, 1906 में अधिवेशन का समय आ गया, और अधिवेशन में इस बार भी वही बात थी कि मेरा अध्यक्ष बनेगा तो हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। लेकिन इस बार फिर से वही गेम हुआ। वो जो नरम दल वाले थे, उन्होंने एक व्यक्ति दादा भाई नरोजी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार भारतीयों की आमदनी निकाली, मतलब प्रति व्यक्ति आय निकाली, और इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी थी, धन निकासी का सिद्धांत। तो दादा भाई नरोजी जैसे एक सम्मानित व्यक्ति जिन्हें ग्रैंडफादर के नाम से की तरह लोग रिस्पेक्ट देते थे, अब ऐसे व्यक्तियों का सामने से विरोध करना अनुचित लगा सारे के सारे गरम दल के व्यक्तियों को। ये एकदम मन में महसूस करके रह गए कि मतलब मेरी बात नहीं मानी जा रही है, एक तरीके से ये हमारे साथ खेल हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी सफलता इनको मिलती है इस अधिवेशन में कि ये जो स्वराज की बात कर रहे थे वो स्वराज का मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन इस स्वराज का मतलब अभी क्लियर नहीं है। तिलक जी का स्वराज अपना अलग है, लाजपत राय का स्वराज अलग है, और जो नरम दल वाले स्वराज की मांग कर रहे हैं ना, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह हाफ डोमिनियन की कर रहे थे। स्वराज मांगा तो गया, लेकिन यह स्वराज का मतलब भिन्न था, पूर्ण स्वराज नहीं मांगा गया। तो हालांकि कुछ बातें मानी गई, तो मान लिया जाए कि यह थोड़ी बहुत जीत थी किसकी, गरम दल वालों की। अब 1907 की कहानी आती है। 1907 में सेशन जो होना है वो नागपुर में होना था, लेकिन ये नरम दल वाले चाह रहे हैं कि ये सेशन जो है वो सूरत में हो जाए। सूरत में एक तरह से होम टाउन पड़ता है तिलक जी का, और कांग्रेस का अधिवेशन जहां भी होता था, वहां पे जहां पे अधिवेशन होता था उसका होम टाउन का व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने माना, चलिए ठीक है, तिलक जी नहीं बनेंगे तो कोई और व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि बन जाएगा और हम उससे स्वराज मंगवाएंगे। लेकिन फिर से नरम दल वालों ने अपना एक व्यक्ति राजविहारी घोष को प्रायोजित कर दिया कि ये हमारे इस सेशन के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष हुए, जो एकदम कहीं से अच्छा नहीं लगा किसको। गरम दल वालों को 2 साल से बेचारे वेट कर रहे थे, 2 बार कूटनीतिक तरीके से हटा दिया गया, और अब की बार इन्होंने माना नहीं और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। इवन यहाँ पे तो कहा जाता है कि किसी ने एक जूता फेंक के मार दिया था राजबिहारी घोष के ऊपर जाके लगा, जिसकी वजह से बहुत लड़ाई हो जाती है, और जो नरम दल वाले थे वो गरम दल वालों को बहिष्कृत कर देते हैं। इसी को सूरत स्प्लिट का नाम दिया गया। ये कहानी एक दिन में 1-2 साल में ऐसे तो बन नहीं गई होगी। मैं आपको थोड़ी सी पीछे की कहानी बताता हूं। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी नरम दल वालों की भी सहमति थी, और गरम दल वाले तो बहुत ही सक्रिय थे उसमें। अब यहां पर एक विवाद ये फंसा कि नरम दल वाले चाहते थे कि जो विरोध आप कर रहे हैं, आप केवल और केवल बंगाल की बात है तो बंगाल में करिए, जबकि ये एक आइडिया तिलक जी और उनके सहयोगियों को लग रहा था कि नहीं, वाई बंगाल, अगर हमारी लड़ाई ब्रिटिश वालों से है तो हम ऑल ओवर इंडिया करें, हम इस विरोध को बंगाल के बाहर भी लेके चले। ये कॉन्फ्लिक्ट बनाता है। कांग्रेस के दोनों एक्सट्रीमिस्ट और क्या कहते हैं, जो उदारवादी नरम दल और गरम दल हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट की का आधार बना देता है। मनभेद होते रहते हैं थोड़े थोड़े थोड़े, जो सूरत अधिवेशन में जाकर के लड़ाई झगड़े पे खत्म हो जाता है। इसी बात का तो इंतजार ब्रिटेन की सरकार भी कर रही थी, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार तो नरम दल वालों से परेशान थोड़ी थी। नरम दल वाले के पास प्रक्रिया थी पीपीपी, नहीं मानेंगे तो फिर से पीपीपी। लेकिन गरम दल वाले तो टिट फॉर टैट पे थे, तो उन्हें समस्या ज्यादातर गरम दल वालों से। और जैसे उनको यह लगा कि सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए हैं, उन्होंने अपनी
बहुत सख्त नीतियां चालू कर दी। जितने भी गर्म दल के सदस्य थे उन्हें पकड़ा गया। 5 नए कानून लाए गए। पांचों नए कानून के तहत सेडिशन एक्ट अलग लाया गया, न्यूज़पेपर एक्ट अलग लाया गया, इंडियन प्रेस एक्ट अलग लाया गया। और इस तरीके के पांचों कानून से बहुत तेजी से दंडात्मक कार्यवाही चालू हुई, जिसमें तो कुछ लोग जो अब्रॉड भाग सके भाग गए। लाजपत राय जी उसी में से थे। और कुछ लोगों ने तो लाठी और मारपीट के डर से संन्यास ले लिया। आपके विपिन चंद्रपाल ये परमानेंट एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेते हैं। कुछ लोग जाके अंडमान एंड निकोबार में बस जाते हैं कि मैं राजनीति करूंगा ही नहीं। इतनी बुरी तरीके से आप सोच सकते हैं कितनी बुरी तरीके से दमन किया गया होगा। और तिलक जी जो बहुत एक्टिव मेंबर थे, उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है 1908 में इन्हें गिरफ्तार करके। और सेडिशन का चार्ज वो भी किस लिए लगाया जाता है कि एक केसरी नाम की पत्रिका में इन्होंने मुजफ्फरनगर में एक बम विस्फोट हुआ था, जिसको बहुत सकारात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ व्यंग इन्होंने लिख दिया था कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इस तरीके से अंग्रेजों को कम से कम ये समझ में आएगा कि मानवता रखनी चाहिए। ऐसी कुछ बातें उन्होंने केसरी में 1-2 आर्टिकल लिख दिए थे, जिसकी वजह से इन पर सेडिशन चार्ज लगाया गया और इन्हें 6 साल की जेल के लिए बर्मा मांडले जेल भेज दिया गया। अब इसके बाद तिलक की दोबारा वापसी 6 साल बाद होगी 1914 में। 1914 में तिलक जी की वापसी होगी। ब्रिटेन सरकार एकदम से बैठी नहीं है, लेकिन कांग्रेस एकदम से सो जाएगी, क्योंकि जो एक्टिव मेंबर्स थे उन्हें सबको हटा दिया गया और ये 6 साल कांग्रेस एकदम सुसुप्त अवस्था में रहेगी। बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, थोड़ी बहुत वह फॉर्मल तौर तरीके होते रहेंगे, सेशंस होते रहेंगे, एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। फिर से तिलक 1914 में वापस आएंगे और ये वही समय है जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 हो जाती है। तिलक जी को यह एक अवसर की तरह लगता है। हालांकि 1915 में 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भी वापस आ जाएंगे और गांधी जी की विचारधारा अलग थी, तिलक की विचारधारा अलग थी। हालांकि ये सारा का सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब इसके डीप में जाने का मतलब हम लोग हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। सूरत स्प्लिट के बाद हम लोग एक छोटी सी कहानी और पढ़ेंगे और वो रहेगा मुस्लिम लीग और पार्लियामेंटो सुधार। थोड़ा सा टॉपिक है हिस्ट्री का, समझना जरूरी इसलिए है कि आगे की कहानियां जुड़ेंगी इससे। तो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पार्लियामेंटो सुधार और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कोई एक ऐसी संस्था नहीं है, अपने आप नहीं बनी। ये भी प्रायोजित एक तरीका था ब्रिटेन वालों का भारत में शासन करने का। कैसे क्या कहानियां हुई हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और उस पर बात भी करेंगे। आशा है कि आपको ये जो डिस्कशन चल रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्रोनोलॉजी बन रही होगी शुरू से 1885 से लेकर के 1857 से लेकर के फिर ये कहानी बन रही होगी। आपको समझ में आया होगा पानीपत के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण किस प्रकार से ये सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनी। फिर वहां औद्योगिकरण हुआ, यहाँ के उद्योग नष्ट हुए, पूरी तरह से कब्जा होता चला गया, बहुत ज्यादा नियम लगाए गए जिसकी वजह से विरोध चालू हुआ। फिर धीरे धीरे विरोध इस स्तर तक आके पहुंच गया कि उन्हें बंगाल विभाजन करना पड़ा। और आज की कहानी आपने समझी होगी। आपको अगर ये चीजें ठीक लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि सर ये ठीक लग रहा है, हम ताकि उससे प्रेरित होकर के और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देने का प्रयास करें। सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन कोशिश करूंगा कि इस क्वारंटाइन के समय में जब आप सारे लोग अपने घर पे रुक रहे हैं, मैं अपना थोड़ा सा योगदान आपकी पढ़ाई में दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।